हेलो एंड वेलकम बच्चों टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के सेकंड क्लास में सभी का स्वागत है। लास्ट डे वी सॉ व्हाट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज। आओ उसका डेफिनेशन रिवाइज करते हैं एक बार। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बस बस, फुल स्टॉप फुल स्टॉप। यहां पे सिर्फ चेंज आ रहा है प्राइस में, जिस कारण चेंज आएगा क्वांटिटी सप्लाइड में। कितना चेंज आएगा? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस को ही बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ईएस का वैल्यू बताओ कहां से कहां तक जाता है? जीरो से इंफिनिटी। जीरो होता है परफेक्टली इन इलास्टिक, इंफिनिटी होता है परफेक्टली इलास्टिक। और एक वन भी देखे थे अपने, यूनिटरी इलास्टिक। तीनों का लास्ट डे कर्व्स भी देखे थे, कॉपी में मत देखना अभी। कर्व्स भी देखे थे। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, perfectly elastic supply and unitary। बस ओरिजिन से कोई भी अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, सिंपल। और आज जहां से अपने को स्टार्ट करना है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। हाँ वही स्टार्ट की, अपने स्टार्ट करेंगे, ग्राफ बना चुके थे बस। नहीं किए थे क्या? अच्छा यूनिटरी भी करना है अपने को, करेक्ट। इलास्टिक, इलास्टिक के सारे कर्व स्टार्ट होंगे फ्रॉम द वाई एक्सिस, ऐसे करके। बिकॉज ये भी तो परफेक्टली इलास्टिक था ना, वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा था, तो ये भी वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा। एक्स एक्सिस से जो भी सप्लाई कर्व स्टार्ट होता है दैट इज एक्स एक्सिस, मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक। चलो ओके, आ जाओ डेफिनेशन रिवाइज करते हैं अपने आना। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या है? प्राइस में जितना चेंज आ जाए, क्वांटिटी सप्लाइड में नो चेंज। आओ, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड डज नॉट रेस्पॉन्ड टू एनी चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी is called perfectly inelastic supply। वापस से आओ, when quantity supplied of a commodity does not respond to any change in the price, it is called perfectly inelastic। बहुत बढ़िया। परफेक्टली इलास्टिक में दो ही केस है, या तो आर या तो पार। या तो तुम्हारा सप्लाई जीरो हो जाएगा, या तो पूरा इंफिनिटी हो जाएगा। तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई क्या होता है, जो यहां पे देखोगे, when quantity supplied of a commodity is infinity at a price but becomes zero at any lower price is called perfectly elastic supply। इसका एक और तरीका है रिफ्रेज करने का, समझना उसको भी। when quantity supplied of a commodity is zero at a price but becomes infinity at any higher price, it is called perfectly elastic supply। चलो ओके, आओ आज अपना ईओएस का सेकंड क्लास है। थर्ड लिख लो, यूनिटरी, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। आओ, एकदम इजी है, एकदम इजी। यूनिटरी इलास्टिक में क्या होगा? जितना चेंज आएगा प्राइस में, उतना चेंज आएगा क्वांटिटी सप्लाइड में। तो कैसे लिखोगे डेफिनेशन? आओ, व्हेन, ऐसे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। पर एग्जाम में ऐसे मत लिखना, एग्जाम में क्या वर्ड्स में लिखना है। यहां पे लिख लो ताकि याद रहे क्या लिखना है अपने को। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू क्या? परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ताले एटा की हो बे दादा यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। इट इज
यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। बस यहां पे ध्यान रखना है दोनों इक्वल लेवल से चेंज हो, इक्वल लेवल से। आओ इसके पॉइंट में आते हैं। यहां पे ईपी का वैल्यू क्या होगा? 1। ओह सॉरी, ईएस। हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ना, ईएस इज इक्वल टू 1 होगा। अच्छा, ईएस का फॉर्मूला याद है क्या था? बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, करेक्ट। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस 1 हो जाता है इसका मतलब। तो यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो परसेंटेज चेंज इन क्यूएस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंपल। क्लियर? अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि पकड़ लो बच्चों, अगर प्राइस 20% से बढ़ रहा है, प्राइस 20% से बढ़ रहा है, अगर कमोडिटी फॉलो कर रहा है किस चीज को? यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई को, तो उसका क्वांटिटी सप्लाइड भी 20% से बढ़ेगी। अगर वो फॉलो कर रहा है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। अब अपने टेबल वाला एग्जांपल लेते हैं। आओ लेट्स टेक अ टेबल वाला एग्जांपल। P और QS, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। मान लो प्राइस था 10 रुपया, क्वांटिटी सप्लाइड था 500 यूनिट्स। प्राइस इज 10 रुपीज, क्वांटिटी सप्लाइड इज 500 यूनिट्स। मान लो मैंने प्राइस को बढ़ाया 50% से, 15 रुपीज हो जाएगा। मैंने प्राइस को 50% से बढ़ाया 15 रुपीज। जितना यहां उतना वहां, तो ये भी 50% ही बढ़ेगा, मतलब आधा बढ़ेगा। आधा बढ़ना मतलब 250 बढ़ेगा, और 750 पे आके रुकना है। 750 पे आके रुकेगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब अपने कर्व का बात करेंगे, कर्व की शेप का बात करेंगे। बोलो कर्व का शेप क्या था? अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। बस खत्म। सबसे पहले अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ओरिजिन, या स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन लिख लो। आ जाओ। अपवर्ड स्लोपिंग straight line curves starting from the origin, starting from the origin। तो यहां तक डन अपना कौन सा पार्ट? यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। अब इतना ही इजीली अपने बाकी दो भी कंप्लीट कर लेंगे। बाकी दो क्या बचा? इलास्टिक एंड इन इलास्टिक सप्लाई। आ जाओ लिख लो फोर्थ। इलास्टिक सप्लाई में आओ बच्चों प्रवेश करें। इलास्टिक सप्लाई में क्या है? प्राइस से ज्यादा चेंज आएगा किसमें? क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस में अगर 20% चेंज आ रहा होगा, क्यूएस में 30% आ जाएगा, 50% आ जाएगा, ज्यादा चेंज आएगा, ठीक है। बोलचाल सेम रहेगा, दैट वी सॉ इन यूनिटरी इलास्टिक। क्या? व्हेन क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन percentage change in price of a commodity। ठीक है। when percentage change in quantity supplied is greater than percentage change in price of a commodity,
बस सिंपली इट इज कॉल्ड इलास्टिक सप्लाई, इट इज कॉल्ड इलास्टिक सप्लाई, इट इज कॉल्ड इलास्टिक सप्लाई। पॉइंट्स में आ जाओ। यहां क्या लगता है ईपी का वैल्यू क्या होता होगा इफ यू नो द नंबर लाइन? More than one. यस, ईपी, ईएस, सॉरी हम बार बार ईपी लिख रहे हैं। ईएस इज ग्रेटर देन, तो उस दिन क्या आप लिखे थे? मैं बोला नहीं। ईएस इज ग्रेटर देन 1। ईएस का मतलब परसेंटेज चेंज इन क्यूएस बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन 1। इसको कर दो बेटा चीका फलीका, इसको वहां ले जाओ। जय समझ में आया क्या बोले? तो क्या लिख लेंगे अपने? परसेंटेज चेंज इन क्यूएस greater than percentage change in price, it is greater than percentage change in price। वही तो अपने ऊपर भी देखे। चलो नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो प्राइस 20% से बढ़ा तो क्वांटिटी सप्लाई 20% से बढ़ेगा, उससे ज्यादा 35.89% से बढ़ेगा। कुछ भी लिख लो, बस 20% से बढ़ा के लिखना है अपने को, कुछ भी लिख लो वहां पे। अब अपने आएंगे टैब्यूलर एग्जांपल में, ऊपर वाला टाइप से लिखते हैं अपने, जैसे मैंने ऊपर लिखा था कुछ उसी तरीके से मैं लिखूं। आ जाओ। प्राइस था 10 रुपया, क्वांटिटी सप्लाइड अपने 500 पीस कर रहे थे, प्राइस में बढ़ोतरी आया है 50% का, क्यों है इसका कुछ बताओ? मोर देन 50, 100% ले ले। 100% बढ़ गया। तो क्वांटिटी सप्लाइड अब 50% से ज्यादा, दैट इज 100% बढ़ गया। फिर आ जाओ इसमें तुम लोग कर्व में, विजुअलाइज करो इलास्टिक सप्लाई है, कर्व कहां से निकल रहा था? वाई एक्सिस से निकल रहा था, करेक्ट। तो क्या लिखेंगे अपने? अपवर्ड स्लोपिंग, हाँ अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइंस, starting from the हाँ स्ट्रेट लाइन कर्व्स स्टार्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस, upward sloping straight line curves starting from the y-axis, simple। अब तुम लोग खुद से पूरा लिख सकते हैं क्या इन इलास्टिक सप्लाई का? चलो खुद से पूरा लिखो, तो इसको देख देख के ही चाहे खुद से पूरा लिख लो A to Z इन इलास्टिक सप्लाई का। When QS is lesser than हाँ पूरा खुद से लिखो, जहाँ डाउट है प्लीज पूछना। खुद से भर लो।
हो गया। डा 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 डा। होगा। हम्म। चलो ओके। क्या रे बाबू, हुआ नहीं तुम्हारा अभी तक? बाकी सबका हो गया है? आओ ओके। तो क्या लिखा है तुम लोग इनइलास्टिक सप्लाई का डेफिनेशन? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इट इज कॉल्ड इनइलास्टिक सप्लाई। ईएस का वैल्यू लेस देन 1 होगा। तो क्यों लेस देन 1 होता है? बिकॉज उसी से ये आएगा। नेक्स्ट अपने एग्जांपल देखे, प्राइस को 20% से बढ़ा रहे हो, क्वांटिटी सप्लाइड उससे कम बढ़े 10%। नेक्स्ट टैबुलर एग्जांपल, प्राइस ऑफ क्यूएस, प्राइस बढ़ा 50% से, क्यूएस 50% से कम बढ़े, 10% बढ़ गया, ठीक है। और कर्व तो रहेगा अपना अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व्स स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्स एक्सिस, स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्स एक्सिस। चलो ये हुआ ना कुछ बात? क्या यहां तक इजी? तो इजी एकदम, बिकॉज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पूरा सेम मैच खा रहा है एकदम ये, ठीक है। अच्छा आज तुमने याद दिलाना मैथ्स में, आई विल गिव यू एल्जेब्रा फॉर्मूला शीट, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास याद दिलाना इकोनॉमिक्स में भी तुम्हें वो शीट देंगे, चेकलिस्ट भी अपने को देना, ठीक है। चलो ओके, एक बात बताओ, स्लोप और इलास्टिसिटी सेम होता है क्या? तो स्लोप का फॉर्मूला चेंज इन प्राइस में चेंज इन क्वांटिटी। वेरी गुड। राइट। और इसका तो उल्टा है। तो स्लोप और इलास्टिसिटी कभी भी सेम नहीं होता है, ठीक है ना। ओके लिख लो, मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ ईएस। मैं इसमें बहुत कुछ लिखा था जो 12th में मैं बताता हूं, पर अपने सिर्फ आ रहा है परसेंटेज मेथड, सिर्फ आ रहा है परसेंटेज मेथड। इसका ना दो फॉर्म्स है, एक परसेंटेज मेथड, एक प्रोपोर्शनेट मेथड, दो फॉर्म है। चलो पहला फॉर्म लिखते हैं अपने, ये ऑलरेडी अपने को फॉर्मूला पता है, ES is percentage change in quantity supplied by percentage change in price। यही तो तुमने देखा है अभी तक, परसेंटेज चेंज इन QS by परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका एक दूसरा फॉर्मूला आपने जो डिमांड वाले केस में देखे थे, यहां से कुछ हटा दो तो परसेंटेज परसेंटेज हटा दो, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय एब्सोल्यूट चेंज इन प्राइस, करेक्ट। इनटू अभी खत्म नहीं हुआ है, यहां पे मौका किसको ऊपर आने का दिया गया? क्वांटिटी सप्लाइड को। अब प्राइस को ले आएंगे ऊपर, प्राइस को लिखेंगे P1 बाई QS1, दैट्स इट। पूरा सेम डिमांड वाला केस का, बस यहां जहां जहां QS आ रहा है वहां पे QD आ जाएगा, बाकी पूरा सेम है ये। P1 QS1 क्या था? इनिशियल प्राइस। QS1 इज इनिशियल क्वांटिटी सप्लाई, इनिशियल मतलब बिफोर द चेंज। इसका एक और फॉर्मेट क्या हो सकता है, क्योंकि अपने को पता है स्लोप का फॉर्मूला क्या है, ये स्लोप का उल्टा है, क्या लिख लेंगे? 1 बाई स्लोप इंटू P1 बाई QS, सेम ही है ये चीज, ठीक है। लिख लो इसको भी सब।
प्रणव कुछ पूछना है इसमें? हाँ सर, अगर मैं ना एग्जाम में गलती से परसेंटेज चेंज इन क्यूएस और परसेंटेज चेंज इन प्राइस इनटू क्यूएस बाय क्यूएस1 लिख के, लेकिन चेंज इन क्यूएस बाय चेंज इन प्राइस ही कर जाए तो उसका मार्क्स आता है। मार्क्स तो कटेगा। सर वो तो मैं दिमाग से मार्क्स तो कटेगा। तुम लोग टेस्ट ले रहे हैं इसलिए ताकि मार्क्स कटे। बस सर उसका खाली फॉर्मूला गलत करके मैं ऐसे राइट कर। अच्छा है ना, जब मार्क्स कटेगा तुमको गलती का एहसास होगा, एग्जाम में वो रिपीट नहीं होगा। चलेगा यहां तक? चलो ये पार्ट भी ओवर। अब एक लास्ट पार्ट बचा है अपना। लास्ट पार्ट है इस चैप्टर में फैक्टर्स। याद है अपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी फैक्टर्स देखे थे। नॉट टॉकिंग अबाउट डिमांड, टॉकिंग अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वहां 9 फैक्टर्स थे, 9 फैक्टर्स वर देयर। हाँ सर। वैसे यहां पे 9 फैक्टर्स थे, लिख लो। फैक्टर्स अफेक्टिंग EOS। EOS मतलब क्या? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। Do not confuse this ever with factors affecting supply. I have seen students go horribly wrong in these two. बच्चा लोग देखता है ना फैक्टर्स फैक्टर्स, समझता है EOS है। बच्चा लोग देखता है डिटर्मिनेंट्स तो समझता है सप्लाई है। गलत। डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स दोनों ही सेम होता है, इंटरचेंजेबल वर्ड्स है। प्लीज फोकस देना कि सप्लाई है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। क्वेश्चन में अगर पूछे 6 मार्क्स में 5 मार्क्स में फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई तो 3P प्लस 2G प्लस 4T प्लस मीन वाला आपने पढ़े थे वो आएगा। पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का पूछता तो अभी जो बताएंगे वो आएगा, ठीक है ना? 9 फैक्टर्स है बच्चों, 3 3 3 करके याद करेंगे। आओ पहले 3 में आते हैं, पहले 3 में आते हैं, आ जाओ। सबसे पहला फैक्टर लिख लो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट लिख लो, अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज। अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज। नेक्स्ट लिख लो, टाइम पीरियड। ये पहला 3 फैक्टर हो गया। बोलो क्या क्या फैक्टर्स है? सबसे पहला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज एंड लास्ट अपने पढ़े टाइम। ठीक है, नेक्स्ट 3 में आते हैं। ये 3 हो सकता है अपने को इजी लगे, ये 3 हो सकता है इजी लगे। अब क्या है, यहां सप्लाई का बात होता है ना। सप्लाई के पहले अपने क्या करते हैं? प्रोडक्शन। जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा सप्लाई नहीं होगा। प्रोडक्शन में क्या होता है समझना, मशीन है, टेक्निक है, टेक्निक मशीन है, मशीन के अंदर क्या जाता है? रॉ मटेरियल्स। क्या जाता है? इनपुट्स। मशीन में कुछ टेक्निक यूज होता है जिसके थ्रू फाइनली आउटपुट्स आता है। अपने को तीनों चीज पता चल गया। ये तीनों का बात यहां पे करेंगे हम लोग। फोर्थ में लिख लो, नेचर नातुरे, नेचर ऑफ inputs, nature of whatever goes in, nature of inputs. Next, nature of technique, nature of technology या techniques whatever. नेक्स्ट है नेचर ऑफ कमोडिटी, लिख लेना बेटर होगा। आउटपुट सही है पर जैसे बुक्स में लिखे वैसे पढ़ेंगे अपने। नेचर ऑफ कमोडिटी, चाहो तो ब्रैकेट में आउटपुट लिख लो, नो प्रॉब्लम। बोलो याद करना आसान हो गया ये? इस चीज को याद रख लेंगे भाई। जो अंदर जाता है क्या? नेचर ऑफ इनपुट्स। बीच में जो कबाड़ा होता है उसका क्या? टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, नेचर ऑफ टेक्निक्स।
और लास्ट में जो फिनिश गुड्स बनता है, नेचर ऑफ कमोडिटी। खत्म काम। चलो लास्ट 3 में आते हैं बच्चों, आ जाओ। नेक्स्ट 7th में ये ना ई से स्टार्ट होता है, हर जगह घुसा हुआ है ये से इनकम ई से। बहुत फैक्टरों में देखे आपने, मुझसे क्या एक्सपेक्ट करें हम। सर entrepreneur नहीं, ई से Expectation. एक्सपेक्टेशंस। Future. यस, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। ये हर जगह देखिए आपने डिमांड सप्लाई में। प्राइस एक्सपेक्टेशन यार अच्छा, लिख लो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, ये हर जगह आ जाता है ना। नेक्स्ट 8th में आओ, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, किसका रिस्क टेकिंग एबिलिटी? प्रोड्यूसर, एंटरप्रेन्योर का। ऑफ कोर्स अगर वो ज्यादा रिस्क लेना चाहेगा तो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। इलास्टिक, कम रिस्क लेने वाला आदमी है तो कम प्रोड्यूस करेगा इन इलास्टिक। सिंपल, ठीक है। अब लास्ट में आते हैं, लिख लो मोबिलिटी। मोबिलिटी ऑफ इनपुट्स। मोबिलिटी ऑफ इनपुट्स। मोबिलिटी का मतलब पता है? मूवमेंट। मूवमेंट, ठीक है ना। कितना इजीली इनपुट्स यहां से वहां मूव हो सकता है, दैट इज मोबिलिटी ऑफ इनपुट्स। इन 9 को देखो एक बार, लर्न करो, 3 3 3 करके लर्न करो इसको। बीच का 3 याद नहीं करना है अपने को, वो याद है। जाना, आना, बनना, जाना। आओ चलो ट्राई करते हैं इसको बच्चों, आओ। 9 फैक्टर्स है हमारे पास। पहला 3, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज एंड टाइम पीरियड। वापस से आओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज एंड टाइम पीरियड। बीच का 3 ससुरा बहुत ही इजी, नेचर ऑफ इनपुट्स, नेचर ऑफ टेक्निक्स, नेचर ऑफ आउटपुट्स या कमोडिटी। बाकी का 3 में एक तो बहुत फेमस है, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और मोबिलिटी ऑफ इनपुट्स। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जैसे कि एग्जाम में कोई भी चीज का मेजर रहेगा तो 5 ही पूछने हैं ना, कुछ ज्यादा। जनरली 5 तक पूछता है, जनरली। और ऐसा है कि कुछ 16 कुछ फीचर पूछ सकता है। वो हर एक चीज में नहीं होता है। हम लोग का इको में 8 मार्क्स से एक क्वेश्चन था, हाँ 4 पॉइंट लिखना। तो 4 4 लिखोगे 2 2 मार्क्स मिल जाएगा। 5 तक सेफ साइड के लिए याद रख के रखो। अगर भूल भी जाओ एग्जाम के हीट में, एग्जाम के मोमेंट में, तो कम से कम 4 तो क्लियर रहेगा अपना, मैक्सिमम 5। पर उसमें भी ये है, पूरा याद करके चलो, हाँ जो याद रहेगा बढ़िया है। पर्टिकुलर अगर 1 2 मार्क्स में पूछ ले, आजकल इन लोग क्या है ना, बहुत खुल गया है। आजकल इन लोग तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक करता है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। पहले था भाई व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, याद रख लो, फुल मार्क्स आ जाएगा। पर अब सीबीएसई पैटर्न स्टार्ट कर दिया है, तो ये बनाया हुआ एक चीज तुम लोग को हम नेक्स्ट डे शेयर कर देंगे। कहीं तो बना के रखे थे, बस खो गया, बोलो तुम। इसमें तुम लोग को मजा ही आ जाएगा।
यहाँ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड दिया हुआ है, जो 11 डिटर्मिनेंट्स पड़े थे अपने सब दिया हुआ है। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई भी है, जो 11 पड़े थे सब दिया हुआ है। बढ़िया, एकदम सही। नेक्स्ट, रीजंस भी दिया है लॉ ऑफ डिमांड का, रीजंस भी दिया है लॉ ऑफ सप्लाई का। नेक्स्ट, एक्सेप्शंस भी दिया दोनों का, पर तुम लोग की जो जो नहीं आएगा हम कटवा देंगे बाद, इसमें कटवा देंगे, ठीक है, क्लास में बोल के। नेक्स्ट अपने डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी में आते हैं, दोनों में सेम है 5-5। नेक्स्ट मेजरमेंट में आएंगे, तुम लोग के जो आएगा वो टिक करवा देंगे। नेक्स्ट जो अभी अपने पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, अभी अपने ये 9 देखे ना, देखो किस ऑर्डर में याद करेंगे। सबसे पहले क्या याद करना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज, टाइम पीरियड, ये 3 हो गया। फिर 3 आएगा नेचर ऑफ इनपुट्स, नेचर ऑफ टेक्निक्स, नेचर ऑफ कमोडिटी। फिर 3 जो लास्ट में बचा कुचा है, expectations about future prices, risk taking and mobility of inputs या factors। क्लियर है ना? तो काम का चीज रहेगा तुम लोग के लिए, ये एक ही जगह सब चीज दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलो ओके। तो एक एक करके अब देखते हैं। सबसे पहले मेरे को बताओ, तुम लोग ये बताओ, इन तीनों में से क्या स्टार्ट किया जाए? जैसे फ्लो में पढ़े वैसे ही कर लेते हैं, आ जाओ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आ जाओ। सबसे पहले व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, कॉस्ट का मतलब यहां समझेंगे मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। लिख लो इसको। मार्जिनल कॉस्ट हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। लिखो, सब बताएंगे तुम लोग को। तुम पकड़ लो प्रोड्यूसर हो, तुम कमोडिटी, तुम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो। पकड़ लो, पहला यूनिट तुमने जो प्रोड्यूस किया उसका 5 रुपया लगा। तुमने दूसरा यूनिट प्रोड्यूस किया, उसका क्या पता 6 रुपया लगा हो। थर्ड यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तुम, क्या पता 10 रुपया लगा हो। तो ये सब क्या हो गया? एक एक का कॉस्ट है ना, ये सब क्या हो गया? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल मतलब एक एक एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने का कॉस्ट। तो मैंने पहला यूनिट प्रोड्यूस किया था, उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगा? 5 रुपया। मैं बढ़ा दूसरे की तरफ, एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं, मतलब कहने का मतलब एक्स्ट्रा यूनिट। एक्स्ट्रा यूनिट, ये 6 रुपया सिर्फ और सिर्फ किसका बात कर रहा है? सेकेंड यूनिट का। दोनों का मिलाकर बात करोगे तो कितना खर्चा लग गया? 11 रुपया खर्चा लग गया। दोनों का मिला के बात नहीं कर रहे, अपने सिर्फ एक एक एक्स्ट्रा यूनिट का बात कर रहे हैं। अब तुम लोग खुद समझना, तुम प्रोड्यूसर हो, तुम प्रोड्यूसर हो, अगर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है तो सप्लाई क्या करोगे? यस यस, है ना? अगर तुम और बनाते जा रहे हो, तुम्हारा बनाने का खर्चा भी बढ़ते जा रहा है, तो सप्लाई तो कम करेंगे। सप्लाई कम मतलब इन इलास्टिक, है ना? तुम दिल खोल के सप्लाई नहीं बढ़ाओगे, तुम एकदम कम सप्लाई करोगे, तो वो क्या है अपना? इन इलास्टिक। जय, समझ में आया? जयेश, क्लियर? वहीं अगर 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 जितना ज्यादा बना रहा है वो, उतना देख रहा है कॉस्ट तो मेरा कम होते जा रहा है, मार्जिनल कॉस्ट उसका कम हो जाएगा, तब वो क्या करेगा? सप्लाई भयंकर बढ़ा देगा भैया, इलास्टिक।
इलास्टिक। ऑपोजिट है। क्लियर है? तो ये हो गया अपना, अपने ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि अपने यहाँ पे बात कैसे करते हैं, इलास्टिक इन इलास्टिक का बात करते हैं, यहाँ डायरेक्शन का बात नहीं करेंगे। तो एक्चुअली में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वहां कौन से कॉस्ट का बात करेंगे अपने, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल के पास लिख लो, कहीं भी इको में पढ़ो, 9 10 11 12 में कहीं भी पढ़ो मार्जिनल, क्या आप समझेंगे, एडिशनल। जहां पढ़ो मार्जिनल समझ जाओ एडिशनल। ये बच्चों फर्स्ट टाइम नहीं देख रहा तुम लोग, ये अपने लॉ ऑफ डीएमयू में देखे थे, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब एडिशन, ठीक है। तो बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या समझ में आता है, अगर एक एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, उसका कॉस्ट अगर बढ़ते जाएगा तो सप्लाई कम करेगा, वो इन इलास्टिक। तो उससे क्या ना पकड़ लो, अगर 20% प्राइस भी बढ़ रहा है, वो क्या पता 5-6% ही सप्लाई बढ़ाए, क्या है वो, इन इलास्टिक। वहीं अगर मार्जिनल कॉस्ट कम होते जा रहा है जितना वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो भी तो सप्लाई वो ज्यादा कर देगा, क्या होगा, इलास्टिक। कहने का मतलब क्या है, अगर प्राइस 20% बढ़ गया तो वो 40-50% सप्लाई बढ़ा। ठीक से बैठो, तब अलर्ट रहेगा। जितना स्ट्रेट अपने बैठते उतना एकदम क्लियर रहता है, ठीक है। क्लियर यहां तक? बोलो व्हाट वाज द सेकंड पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज। यस, सेकंड वाले में आ जाओ। जबान फिसल गया फैसिलिटीज में। अब कैसे लर्न करना समझना, ये मैं आप लोग को जिस्ट में सब बता दिया हूं, जो भी घर में बुक पढ़ा है, जब ये चीज पढ़ोगे ना यहां से, उसके बाद वहां से रीडिंग मार लेना। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? ये सब को ही अपने को वर्ड्स में इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। ये पढ़ लिया तो उसी को इंग्लिश में। हाँ, ये पढ़ के इंग्लिश में लिखो, सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, वही तो लिखना है अपने को। और लंबा लिखवाते हैं तो एक ही पैरा पूरा लंबा करके लिखवा देते हैं। ये सब चीज को तुम लोगों को पढ़ा चला के लिखना है, बस वर्ड्स में लिखना, ठीक है। चाहो तो जब वर्ड्स में लिख दोगे उसके बाद इसको लिख देना, दोनों लिख के आ जाएगा, बेस्ट रहेगा। थोड़ा सा वो लिख देंगे और नहीं, थोड़ा सा नहीं, पूरा वो लिखना है और लिखना है। हाँ बाप रे, थोड़ा सा। चलो ओके, सेकंड में आते हैं। सेकंड में लिख लो, अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज। अब भैया प्रोड्यूसर को क्या फैसिलिटी चाहिए, उसको तो बनाना है, उसको तो प्रोडक्शन करना है। हाँ, प्रॉफिट इज नॉट अ फैसिलिटी। प्रोडक्शन में क्या क्या चाहिए उसको, सबसे मेन चीज रॉ मटेरियल्स, उसको चाहिए रॉ मटेरियल्स, उसको चाहिए पावर, बिजली। तो फैसिलिटीज में आ जाओ, फैसिलिटीज का मतलब है, सिर्फ मैं बात कर रहा हूं फैसिलिटीज। फैसिलिटीज का मतलब हो गया रॉ मटेरियल्स। फैसिलिटीज का मतलब हो गया एफओपीज। एफओपीज तुमने शायद पढ़ेगा अभी, वो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ब्रैकेट में लिख लो आलसी, एलएलसी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सबको बोलते हैं फैसिलिटीज। एक और लिख लो, पावर। पावर मतलब ये नहीं कि शक्तिमान शक्तिमान करोगे, पावर मतलब क्या है, बिजली बिजली बिजली, बिजली बिजली गिर गई। क्लियर है? अब तुम लोग खुद ही बताओ, अगर ये सारा फैसिलिटीज अच्छे से अवेलेबल है प्रोड्यूसर के पास, सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा, इलास्टिक, इलास्टिक। और अगर ये सब फैसिलिटीज नहीं हो उसके पास, इन इलास्टिक। हाँ, तो अपने क्या करेंगे, आ जाओ, लिख लो फैसिलिटीज, फैसिलिटीज लिख लो इलास्टिसिटी। अगर ये सारे फैसिलिटीज उसके पास अवेलेबल है तो इलास्टिसिटी क्या होगा, इलास्टिक, इलास्टिक होगा।
एज सप्लाई वो आराम से करेगा, राइट। और अगर फैसिलिटीज नहीं है उसके पास तो ये हो जाना है बच्चों इन इलास्टिक। नीचे का लिख लो, इफ फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल in adequate quantity, if facilities are not available in adequate quantity, कॉमा, क्या बोले अपने, क्या होगा, इन इलास्टिक हो जाएगा। if facilities are not available in adequate quantity, कॉमा के बाद the producer will not be able to increase his supply. The producer will not be able to increase his supply much in response to increase in prices. इस लाइन को पूरा पढ़ो तुम लोग मन में, देखो क्या समझ आया क्या नहीं आया। ठीक है, फैसिलिटीज उसके पास अवेलेबल नहीं है, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो अगर उसके गुड्स का प्राइस बढ़ भी रहा है तो वो सप्लाई नहीं बढ़ा सकता, प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, उसके पास फैसिलिटीज ही नहीं है। तो वो क्या लाभ उठा पाएगा इस प्राइस इंक्रीज का, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। आज पकड़ लो, अपने यहाँ पे क्रैश कोर्स कराते हैं, मैंने जनवरी फरवरी मार्च पूरा बोर्ड का क्रैश कोर्स होता है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तब तक तो रिवाइज कराते हैं हम लोग। पकड़ लो उस समय 20 बच्चा ज्वाइन किया साथ में, 20 स्टूडेंट्स ज्वाइन इकोनॉमिक्स। बोला कि भैया हम लोग तो तभी ज्वाइन करेंगे जब आप हम लोग को मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, तभी ज्वाइन करेंगे। क्लियर। अब मटेरियल्स है क्या मेरे पास, नहीं है, पूरा बुक्स तो बना हुआ है नहीं, तो नॉट अवेलेबल, फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल इन एडिक्वेट क्वांटिटी। तो भले ही उन लोग फीस में को अच्छा खासा दे दे, हम लाभ उठा पाएंगे उस चीज का, नहीं, बिकॉज आई वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस सप्लाई मच। समझ में आ रहा है। वहीं आ जाओ 11-12 में, पूरा मटेरियल्स रेडी है, एकदम पूरा मटेरियल्स रेडी है, तो वहां पे फैसिलिटीज टिक मार्क, पूरा मटेरियल्स रेडी है, तो उसमें अगर प्राइस बढ़ेगा तो उस रिस्पॉन्स में मैं सप्लाई बढ़ा सकता हूं अच्छे से। समझ में आया, क्लियर था ये। थर्ड पॉइंट बताओ बिना देखे, टाइम पीरियड, यस। थर्ड में आ जाओ, लिख लो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड से अपना मतलब है, यहां पे काम करो तुम लोग, ये बना लो ऐसे करके, टाइम पीरियड में समझाता हूं फ्लो चार्ट के थ्रू। देयर आर थ्री टाइम पीरियड्स, देयर आर थ्री टाइम पीरियड्स। एक एकदम लॉन्ग रन होता है, एक शॉर्ट रन हो जाएगा, और एक वेरी शॉर्ट रन। ठीक है ना, लिख लो वेरी शॉर्ट रन, और एक लिख लो शॉर्ट रन, और एक लिख लो लॉन्ग रन। These are the three time periods that we consider. Three time periods that we consider. सीजन के हिसाब से भी आएगा कुछ। आओ, वेरी शॉर्ट रन मतलब मान के चल लो तुम लोग 1 डे टू 1 वीक बोल सकते हैं। 1 डे टू 1 वीक मोटा मोटी बोलेंगे वेरी शॉर्ट रन।
शॉर्ट रन पकड़ लो 1 month to 1 year, और लॉन्ग रन हो जाएगा ग्रेटर देन 1। लॉन्ग रन हो गया ग्रेटर देन 1 ईयर। क्लियर है ये टाइम पीरियड्स? ठीक है। अब मेरे को बताओ, तुम लोग सप्लायर हो, ठीक है, वेरी शॉर्ट रन में प्राइस अचानक से बढ़ गए, तुम लोग क्या करेगा? सप्लाई बढ़ा देंगे? कैसे बढ़ाएंगे? कैसे बढ़ाएंगे? बढ़ा ही नहीं सकते। अच्छा होता है शॉर्ट रन में, वेरी शॉर्ट रन में क्या तुरंत अपने प्रोड्यूसर के दे सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, है ना। आज पकड़ लो, बात करते मर्सिडीज का, चलो मर्सिडीज के शोरूम में पकड़ लो भी कोई गाड़ी नहीं है। अपने घर के पास, सेंटर के पास कोई मर्सिडीज का शोरूम होगा, मान लो कोई गाड़ी नहीं है, ठीक है। आज के आज कोई आदमी आके बोले कि मेरे को 10 मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, मैं मुंह मांगा प्राइस दे दूंगा, कोई बना के दे पाएगा? वेरी शॉर्ट रन में तो नहीं दे पाएगा। बोलेगा आप आज ऑर्डर दे दीजिए, 1 महीना 2 महीना में बन के आपके घर 5 गाड़ी आ जाएगा। तो वो कब पॉसिबल है? शॉर्ट रन में। वेरी शॉर्ट रन में यू कैन नॉट सप्लाई मोर क्वांटिटीज। जो बन चुका है वो बन चुका है, क्लियर, सिर्फ उतना ही सप्लाई कर सकते हैं। जय, क्लियर। तो क्या होगा यहां पे? इनइलास्टिक नहीं, परफेक्टली इनइलास्टिक। सप्लाई में जीरो चेंज आएगा, कोई चेंज आएगा ही नहीं सप्लाई में। कहां से बना के देंगे भैया हम लोग? क्लियर है ये? तो वेरी शॉर्ट रन में लिख लो परफेक्टली इनइलास्टिक। पहले से बहुत सारा बना के रखा हो तो उतना ही दे सकता है, तो वही तो कहने का मतलब है। और हम बोल रहे हैं 50 मर्सिडीज गाड़ी था वहां पे, सब बिक चुका है, सब खत्म। अब का बात कर रहे हैं हम। अब अचानक से प्राइस डबल हो गया, मान लो, तुम उसका लाभ नहीं उठा पाओगे, बिकॉज तुम 1 दिन 2 दिन में गाड़ी कहां से बना के डिलीवर कर दोगे। समझ में आ रहा क्या बात है? दैट इज द थिंग। थिंक अबाउट मैंगोज, थिंक अबाउट एग्रीकल्चरल गुड्स। ये सब को बनने में महीना महीना लग जाता है। मैंगो क्या 1 दिन में उग जाएगा, 1 हफ्ता में उग जाएगा? नहीं, बहुत टाइम लगेगा उसमें। तो अगर मैंगो का अभी प्राइस डबल ट्रिपल भी हो जाए, जितना मैंगोज फार्मर्स ला पाया था सिर्फ उतना ही सप्लाई कर सकता है, और एक्स्ट्रा सप्लाई नहीं कर सकता। और उगाना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसमें। तो क्लियर? चलो नेक्स्ट, शॉर्ट रन में आते हैं और लॉन्ग रन में आते हैं। मेरे को लॉन्ग रन का बता दो तुम। इलास्टिक, यस। सर परफेक्टली इलास्टिक होगा बिकॉज सम एक्सेप्शन फर्म्स में सप्लाई। आर्यमन देखो, एक्सेप्शनल केसेस तो हर चीज में रहेगा तुम्हारा, पर जनरली क्या है बाबू यहां पे? परफेक्टली इन इलास्टिक हो, ठीक है। चलो लॉन्ग रन का क्या बोले आपने? इलास्टिक की परफेक्टली इलास्टिक? यस, परफेक्टली इलास्टिक कैसे होगा? वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। वो एकदम माने रेयर केस भी नहीं बोलेंगे, वो बस एक इमेजिनरी केस है। लॉन्ग रन में क्या होगा? इलास्टिक। लॉन्ग रन में होगा इलास्टिक। इलास्टिक क्लियर है? शॉर्ट रन में? शॉर्ट रन में इन इलास्टिक। शॉर्ट रन में इन इलास्टिक। कैसे? प्राइस बढ़ रहा है तो अपने, जी हां, सप्लाई बढ़ाएंगे, पर प्राइस जितना सप्लाई नहीं कर सकते। नो डाउट सप्लाई तो बढ़ेगा, पर भयंकर सप्लाई नहीं बढ़ सकता शॉर्ट, थोड़ा सा बढ़ेगा। जैसे पकड़ लो, प्राइस 20% बढ़ गया, तो शॉर्ट रन में सप्लाई तो बढ़ेगा, पर क्या पता 10% ही बढ़े, क्या पता 15% ही बढ़े। क्या प्रणव, क्या बोला मैंने? चलो यहां पे नीचे लिख लो, एग्जाम्पल देके तुमको, एग्जाम्पल देके देखिए। पकड़ लो, सारे केसेस में, सारे केसेस में प्राइस 20% बढ़ रहा है। सारे केसेस में प्राइस 20% बढ़ रहा है। बोलो
वेरी शॉर्ट रन में क्या करोगे तुम? क्वांटिटी सप्लाइड कितना से बढ़ेगा? कांस्टेंट रहेगा, तो 0% से बढ़ रहा है। तो नीचे लिख लो क्वांटिटी सप्लाइड 0% से बढ़ा, मतलब बढ़ ही नहीं रहा। दिस इज कॉल्ड व्हाट? परफेक्टली इनइलास्टिक। इलास्टिक में आओ, लॉन्ग रन में तुम बहुत बहुत ज्यादा सप्लाई कर सकते हो। मान लो प्राइस बढ़ गया 20%, तो तुम क्वांटिटी सप्लाइड मान लो 25% बढ़ा दे रहे हो, ठीक है? उससे ज्यादा बढ़ा रहे हैं हम लोग, है ना, 20% ज्यादा बढ़ा। पर शॉर्ट रन में प्राइस जितना ही बढ़ जाए, सप्लाई तो बढ़ाएंगे पर थोड़ा सा ही बढ़ता है, 10% पकड़ लो, क्वांटिटी सप्लाइड 10% बढ़। प्रणब अब समझ में आएंगे? क्योंकि ये शॉर्ट रन है ना, उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता है अभी। प्रोडक्शन तो होगा, वेरी शॉर्ट रन में तो तुम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। शॉर्ट रन में प्रोडक्शन तो होगा पर थोड़ा कम होगा, लॉन्ग रन में प्रोडक्शन तो होगा ही बहुत ज्यादा। तो इन दोनों में भी तो कुछ डिफरेंस होना चाहिए ना। इन दोनों में भी, दोनों में प्रोडक्शन हो रहा है, पर शॉर्ट रन में थोड़ा कम प्रोडक्शन होगा, लॉन्ग रन में थोड़ा ज्यादा होगा। अगर तुम बोलेगा शॉर्ट रन में भी सर बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, तब उन दोनों में डिफरेंस नहीं रह जाएगा ना फिर। क्लियर? इसलिए हम न्यूमेरिकल एग्जांपल भी लिखा दिए। तो डन, चलो ओके, ठीक है। अपने आज यही तक करते हैं एक बार, और 6 बचा है ना अपना, वो 3 3 3 करके पढ़ेंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्लास अपने न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। क्लियर? तो संडे अपने इस चैप्टर को रैप अप कर रहे हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।